अ वेरी वार्म वेलकम अगेन। सो ये हमारा पार्ट सेकंड होगा हमारे सेकंड चैप्टर में। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे हमारा वर्ल्ड वॉर, खिलाफत एंड नॉन कोऑपरेशन के साथ। तो हाँ जी, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर किन किन को याद है? फर्स्ट वर्ल्ड वॉर क्या होता है? फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कब हुई थी? कौन लड़ा था? क्यों हुई थी? कब ख़त्म हो गई? क्या हुआ ऐसा कि वर्ल्ड वॉर टू भी हो गई? तो ये सब हमको बेसिक नॉलेज हमको होनी चाहिए। तो मैं आपको जितना मुझसे हो सके मैं आपको बताती हूँ। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुई थी 1914 से 1918 में। याद हो गया? ठीक है, ये आपको साल आपको याद करना ही पड़ेगा। डन है। 1914 से 1918 में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुई थी। इसको वर्ल्ड वॉर क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये पहली ऐसी वॉर थी दुनिया में जिसमें इतनी कंट्रीज़ ने पार्टिसिपेट किया था, इतनी पार्टिसिपेशन थी, इतने सोल्जर्स का डिमाइस हुआ था, इतने लोगों को इफ़ेक्ट हुआ था, नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस बहुत ज़्यादा थे, पूरे वर्ल्ड को इसने इफ़ेक्ट किया। इसीलिए इसको हम फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कहते हैं ना। एक साइड पे थे आपके जर्मनी, ऑस्ट्रो हंगरी एम्पायर, ऑटोमन एम्पायर और बल्गेरिया। इस साइड पे थे, एक सेकेंड इसका टेक्स्ट बहुत मोटा है। हाँ जी, इस साइड पे थे आपके इटली, फिर जापान, फिर यूएसए, यूके, फ्रांस, रशिया, बहुत सारे एक्सेट्रा। अब आपको ये लर्न करना है, लर्न तो करना पड़ेगा, ठीक है, बिकॉज यू हैव टू हैव एन एज ओवर पीपल, है ना, ओवर योर ओन नॉलेज। ये जो थी हमारी पावर, ये बोलती थी, ये थी सेंट्रल पावर, और ये थे हमारे एलाइज। अब इसका मतलब देखते हैं, सेंट्रल क्यों बोलते हैं इसको। अगर आप यूरोप का मैप उठा के देखो ना, तो आपको ये फॉर एग्जांपल यूरोप का मैप है, तो आपको पता लगेगा कि उसके सेंटर में ये सारी कंट्रीज़ की लोकेशन है। जर्मनी भी सेंटर में पड़ता है, ऑस्ट्रो हंगरी भी सेंटर में पड़ता है, ऑटोमन एम्पायर भी सेंटर में पड़ता है और बल्गेरिया भी सेंटर में पड़ता है। इससे इनको सेंट्रल कंट्रीज़ बोलते थे, इनको सेंट्रल पावर बोलते थे। एलाइड थी, जो इधर उधर हैं, गुमी हुई हैं, लेकिन एक दूसरे का साथ देने को तैयार है, ठीक है। तो सेंट्रल पावर्स कौन थी? जर्मनी, जर्मनी में, ठीक है, आपका हिटलर। फिर ऑस्ट्रो हंगरी एम्पायर था, ठीक है, जहाँ पे हमको याद है कौन सी डायनेस्टी थी, एक थी बर्बन, एक थी हाउस ऑफ सवॉय। ऑटोमन एम्पायर याद है, जो मुस्लिम एम्पायर जिसको बोलते हैं, जिसमें महमद टू थे, जिसमें महमद वन थे, जो उस्मान अली ने फाउंड किया था, जो बहुत बड़ा एम्पायर था, जिसका कैपिटल कौन था आपका, इस्तांबुल, ठीक है, ये सब कुछ था, कॉन्स्टेंटाइन जिसको बोलते हैं। अब बल्गेरिया भी इनका दोस्त था। बल्गेरिया क्यों दोस्त था? क्योंकि वो जर्मनी का फ्रेंड था, तो जहाँ पे फ्रेंड होगा वहाँ पे हम होंगे, तो बल्गेरिया ने कहा। ये जो लोग थे सेंट्रल पावर्स, दे वर बिग फैन ऑफ मोनार्की। ये कहते थे कि मोनार्की होगी, देख लो, डिक्टेटरशिप के बहुत बड़े फ़ैन थे ये लोग, ऑटोक्रेटिक रिजीम रखना चाहते थे ये। जैसे जर्मनी में हिटलर, वो कहता था कि जो मैं बोलूँगा सुनो। ऑस्ट्रो हंगरी एम्पायर में मोनार्की, ऑटोमन एम्पायर में मोनार्की, ये लोग थे मोनार्की के साइड में। ये इटली, ब्रिटेन, फ्रांस, रशिया, जापान, यूएसए, ये लोग कहते थे हमको चाहिए डेमोक्रेसी, हमको चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन। ये सब कारण थे। और भी बहुत कारण थे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के। क्या कारण थे? सबसे पहले द मुद्दा जिससे स्टार्ट हुआ वो था ऑटोमन एम्पायर। ऑटोमन एम्पायर ना बहुत बड़ा एम्पायर है। फॉर एग्जांपल अगर ये वर्ल्ड है ना, तो इतना तो सिर्फ ऑटोमन एम्पायर ही था। तो यहाँ पे थी आपकी, जैसे फॉर एग्जांपल रशिया थी, ब्रिटेन था, ठीक है, फ्रांस था। तो उन्होंने बोला कि जब ऑटोमन एम्पायर टूट जाएगा तो ये टेरिटरी किसको जाएगी। उसकी वजह से बहुत सारी लड़ाइयाँ हो रही थी, ठीक है। तो अब आप बोलोगे तो उन्होंने एक दूसरे का साथ क्यों दिया? क्यों दिया? ताकि कम से कम ये वाले जो कंटेंडर्स हैं ये तो कम हो, ये वाले जो लोग बोल रहे हैं कि हमको चाहिए हमको चाहिए, ये तो कम हो। इसीलिए फिर वर्ल्ड वॉर टू भी आपको याद होगी, जब इन्हीं के बीच में लड़ाई हो गई थी, ठीक है। तो ये था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। खिलाफत और नॉन कोऑपरेशन तो हम आगे डिस्कस करेंगे, क्योंकि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर नहीं थी इसीलिए बताया। अगर आप चाहते हो कि एक सेपरेट वीडियो आए फर्स्ट वर्ल्ड वॉर पे, तो वो भी हो सकता है। इन द ईयर आफ्टर 1919, अभी मैंने आपको बताया ना,
ये 1914 से 1918 तक वॉर हुआ। 1919 में आपका लीग ऑफ नेशंस बन रहा था, ठीक है, सेटलमेंट हो रही थी। और इंडिया में अभी अभी गांधी जी ने चंपारण और खेड़ा सत्याग्रह किया है। तो उस टाइम के बाद, इन दीज ईयर्स आफ्टर 1919, वी सी नेशनल मूवमेंट स्प्रेडिंग टू न्यू एरियाज, इनकॉर्पोरेटिंग न्यू सोशल ग्रुप्स एंड डेवलपिंग न्यू मोड्स ऑफ स्ट्रगल। तो जो नेशनल मूवमेंट था वो धीरे धीरे आगे आगे बढ़ रहा था, इट वॉज स्प्रेडिंग इटसेल्फ. How do we understand these developments? What implications did they have? This is what we are going to study further. First of all, the war created a new economic and political situation. Obviously, आपके देश में लड़ाई हो रही है. For example, आपके घर में ही आप मम्मा और आपकी लड़ाई हो गई. मम्मा ने बोला कि मैंने खाना नहीं आज बनाना. इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली कितना डेवस्टेशन हो जाता है. आपको भूख लगने पड़ती है. आप इतना आपके अंदर होता है कि बना दो, लेकिन आप बोलते नहीं हो कि हम बना दो. ऊपर से मम्मा का भी होता है कि नहीं बनाएंगे, कर लो जो करना, जितना सॉरी बोलना है बोल लो. तो आपका एक्सपेंडिचर बढ़ जाता है ना, डिफेंस बढ़ जाता है. आपको फिर जोमेटो करना पड़ता है, फिर आपको स्विगी करना पड़ता है. आपके टैक्स इंक्रीज हो जाते हैं, यानी कि जितनी आपकी पॉकेट इनकम थी वो कम पड़ जाती है. इसलिए आप बोलते हो कि मम्मा अगर आप नेक्स्ट टाइम सैड हो गए तो इसीलिए हमारी जो पॉकेट मनी है वो बढ़ा दो. तो ऐसे धीरे 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 वॉर की वजह से एक स्टेट में, डबल कैपिटल एस वाला, एक स्टेट में इतना कुछ हो सकता है जो आप कभी भी सोच नहीं सकते. अभी सीरिया में, यूक्रेन में, कीव में, रशिया में, आपके अफ़गानिस्तान में, फिर आपके पाकिस्तान, इंडिया में कितनी वॉर्स चल रही हैं. ऑन गोइंग है ये वॉर्स. ड्यूटी वॉर होता है, ट्रेड वॉर होता है, कोल्ड वॉर होता है, हॉट वॉर होता है, वेपन वॉर होता है. फिर सिर्फ एक वॉर होता है, उसको बोलते हैं डेटरेंस वॉर, जो सिर्फ डराने के लिए किया जाता है. इतनी वॉर्स होती हैं. तो एक वॉर एक पॉलिटिकली और इकोनॉमिकली एक देश में बहुत बुरे कॉन्सिक्वेंसेस लेकर आती है. पॉलिटिकली आपके राइट्स आपसे छिन जाते हैं, बहुत सारे राइट्स आपसे छिन जाते हैं. अब आप एसोसिएशंस नहीं बना सकते पब्लिक में, ठीक है. वोटिंग तो भूल ही जाइए. इकोनॉमिकली यू डो नॉट गो टू जॉब, यू डो नॉट गो टू प्लेस यू वर एम्प्लॉयड. आपका इनकम रह जाता है. इट लेड टू ह्यूज इंक्रीज इन डिफेंस एक्सपेंडिचर. अगर एक देश को लड़ना है तो उसको अपना वेपनरी तो चाहिए ना, तो उसके लिए बजट जो होता है एक्सपेंडिचर में वो भी बढ़ जाता है. बेसिक है ये. विच वॉज फाइनेंस्ड बाय वॉर लोन्स एंड इंक्रीजिंग टैक्सेस. जनता से पैसा ज़्यादा लिया जाता है ताकि वो पैसा सोल्जर्स पर लगाया जाए, वो पैसा एयरफोर्स पर लगाया जाए, वो पैसा नेवी पर लगाया जाए, वो पैसा हमारे देश की प्रोटेक्शन के लिए लगाया जाए, ठीक है. कस्टम ड्यूटीज़ रेज की जाती है, वही टैक्सेस ही होता है, ये भी इंक्रीज़ कर दिए जाते हैं. इनकम टैक्स इंट्रोड्यूस किया जाता है, यानी कि आप जो खरीदेंगे उस पर तो पैसा है ही, लेकिन आप जो कमाएंगे उस पर भी टैक्स देना पड़ेगा. दुबई ऐसी एक है जगह जहाँ पर आपको अपने इनकम पे टैक्स नहीं देना पड़ता, लेकिन इंडिया में आपको इनकम पे टैक्स देना पड़ता है. फॉर एग्जांपल, इफ़ यू अर्न 100 रुपीज़ देन यू हैव टू पे एटलीस्ट 10, मतलब आई डोंट नो द रेशो क्या बनेगी, लेकिन हाँ, आपको अपना कुछ हिस्सा ऑफ दैट इनकम देना पड़ेगा गवर्नमेंट को. अगर आप 100 रुपया खर्च रहे हैं तभी भी आपको कुछ हिस्सा आपको गवर्नमेंट को देना पड़ता है. Through the war years, price increased, doubling from 1913 and 1918. Obviously, inflation बढ़ेगा. Inflation क्या होता है? जब या डिमांड या सप्लाई की वजह से पैसा, जो वैल्यू ऑफ करेंसी होती है वो कम हो जाती है और प्राइस ऑफ गुड्स बढ़ जाते हैं, उसको इन्फ्लेशन बोलते हैं, ठीक है. फॉर एग्जांपल, अगर वॉर हो रही है, ठीक है, और ब्रेड का प्राइस है 12 रुपीज़ पर लोफ. अब क्योंकि टैक्स बढ़ गया है, कस्टम ड्यूटी बढ़ गया है, डिफेंस एक्सपेंडिचर बढ़ गया है, ये सब कुछ बढ़ गया है, और क्रॉप फेलियर हो रहा है, जैसे हमने पढ़ा था सब्सिस्टेंस क्राइसिस यूरोप में. तो ब्रेड का लोफ का प्राइस 22 रुपीज़ हो जाएगा. तो हम बोलेंगे इन्फ्लेशन जो है वो 10 रुपये से बढ़ गई है, ठीक है. ऐसे इसलिए प्राइस डबल हो जाते हैं. फिर इससे एक्सट्रीम हार्डशिप आती है. हार्डशिप का मतलब जब आपके लिए रहना मुश्किल हो जाए उसको हार्डशिप बोलते हैं, जब आपको बहुत सैक्रिफाइस करने पड़ते हैं. तो लीडिंग टू एक्सट्रीम हार्डशिप फॉर द कॉमन पीपल. आम आदमी को तो बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है. विलेजेस वर कॉल्ड अपॉन टू सप्लाई सोल्जर्स एंड फोर्स्ड रिक्रूटमेंट इन रूरल एरियाज कॉज्ड वाइड स्प्रेड एंगर. होता क्या है कि एक वॉर में आपके कितने सोल्जर्स हैं ये सब लिखा जाता है. कितने सोल्जर्स हैं, कितनों की डेथ हो गई, कितने इंजर्ड हैं, कितने आगे वॉर लड़ सकते हैं, कितने नहीं लड़ पाएंगे, ये सब कुछ लिखा जाता है. जो वर्ल्ड वॉर थी वो एक हद तक बहुत
अनऑर्गेनाइज्ड वे में सोल्जर्स को सप्लाई कर रही थी। वो लिटरली हर विलेज में जा रही थी और कह रही थी कि आ जाओ वॉर लड़ने जाएं। अगर एक इंसान का घर है, ठीक है, ये पेरेंट्स हैं, ये बच्चा है, एक बच्चा है उनका, फॉर एग्जांपल ही इज़ 18 और 19 ईयर्स ओल्ड, ये दोनों पेरेंट्स ओल्ड हैं, ही इज़ द ओनली ब्रेड विनर, ब्रेड विनर यानी जो पैसा कमाता है घर में। अब जो ब्रिटिशर्स हैं वो कहते थे कि क्योंकि हमको इस वॉर में जीतना है, अलाइज थे, वो कहते थे कि इंडियन जितने भी घरों में बच्चे हैं वो सब आ जाओ। फोर्सली वो उनको अपनी वॉर की आर्मी में रिक्रूट करते थे। रिक्रूट का मतलब ऐड करते थे, एडमिशन देते थे, जानबूझ के कॉलर से पकड़ के लेके आते थे, बोले थे कि हमारे लिए वॉर लड़ो। जब उस इंसान को वॉर नहीं लड़ना है बिकॉज ऑफ कुछ मजबूरी, तो आप उसको रिक्रूटमेंट फोर्सली कैसे कर सकते हो? इसकी वजह से बहुत लोग गुस्सा हो गए ब्रिटिशर से। जब महात्मा गांधी आएंगे बीच में, वो सॉल्व करेंगे सब कुछ। फिर 1918 और 19 में जब वॉर ख़त्म ही हुई थी, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, और 1920 से 21 में जब वर्ल्ड वॉर ख़त्म होने के जो कॉन्सिक्वेंसेस थे वो देश फेस कर रहे थे, क्रॉप फेलियर हो गया इंडिया में। क्रॉप फेलियर का मतलब जब आपने जो क्रॉप्स उगाए हैं वो उगे नहीं और वो बीच में ही फेल हो गए, या उनको वीड लग गया, उनको पेस्टिसाइड लग गया, फ्लड आ गया, ड्रॉट आ गया, फेमाइन आ गया, कुछ हो गया जिससे वो नहीं हो पाए, जिससे कि एक्यूट शॉर्टेज हो गई फूड की। एक्यूट मतलब थोड़ी सी शॉर्टेज हो गई फूड की। इसके बाद इन्फ्लुएंजा एपिडेमिक आ गया। इन्फ्लुएंजा का मतलब स्वाइन फ्लू होता है ना, होता था ना, जिसमें कफ, कोल्ड, फीवर वगैरह सब होता है। ये होता है, ऐसे होता है ना, फीवर भी हो जाता है, कोल्ड भी हो जाता है, सिर दर्द करना पड़ता है। इस हालत में कोई कैसे वॉर लड़ेगा बताइए, है ना? तो और कैसे फार्मिंग भी कौन करेगा, एग्रीकल्चर कौन करेगा? तो अकॉर्डिंग टू द सेंसस ऑफ 1921 to 12 to 13 million people perished as a result of famine and epidemic। कह रहे हैं कि 1921 के सेंसस के हिसाब से कम से कम 12 से 13 मिलियन लोग की डेथ हो गई बिकॉज ऑफ दीज फेमाइन्स एंड एपिडेमिक। People hoped that their hardship would end after the war was over, but it did not happen। लोगों को लगा कि एक बारी वॉर ख़त्म हो जाएगी तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। At this stage, a new leader appeared and suggested a new mode of struggle। अब आते हैं हमारे महात्मा गांधी। ये होता है फोर्स रिक्रूटमेंट का मतलब, यानी कि अ प्रोसेस जिसमें कॉलोनियल स्टेट यानी कि ब्रिटिशर्स फोर्स करते हैं पीपल को टू ज्वाइन द आर्मी। ये होता है क्रॉप फेलियर। देखो कैसे क्रॉप फेल हो गए, या तो सॉइल फर्टाइल नहीं हो पाती है, या ड्रॉट हो जाता है, फेमाइन हो जाती है, ठीक है, थंडरस्टॉर्म आ जाता है, सूटेबल टेम्परेचर नहीं हो पाता, अगर किसी क्रॉप को धूप चाहिए धूप नहीं निकलती है, बहुत सारे कारण होते हैं, फॉरेस्ट फायर लग जाती है, कभी कभी कोई वाइल्ड एनिमल आके उसको ख़राब कर देता है, ऐसे ऐसे। तो नेक्स्ट हम में पढ़ेंगे हम द कमिंग ऑफ महात्मा गांधी।